हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की रसायन विज्ञान। ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरी ऑनलाइन एजुकेशन देता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि किसी भी प्रकार के पैकेज खरीदने या फिर कूपन का कोई भी चक्कर नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इन्हीं बातों के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर और देखते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप लोगों के लिए आज क्या लेकर आया है। तो हम बात कर रहे हैं आज यूपी बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट्स के बारे में जिनको पढ़ना है रसायन विज्ञान। मतलब मैं आप लोगों को आज करवाने वाला हूं आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अधातुएं और धातुएं। और इसमें हम क्या देखने वाले हैं भाई? तो हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कहां से? यूपी बोर्ड से। बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, पर उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का, है ना, ताकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने होंगे और क्वेश्चंस को करते टाइम हमें आएगा मजा और समझ में भी बातें अच्छे से आएंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। तो ये पहले से मैंने बनाया हुआ है। अब ध्यान से देखिए भाई, आपके चैप्टर का नाम क्या है? धातु और अधातु। इसका मतलब ये कि ये कुछ तत्वों के बारे में बात हो रही है। तो भाई जो तत्व होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो 3 प्रकार से होते हैं। एक तो धातु हो गया एक अधातु हो गया, और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके गुणधर्म इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं। भाई वो क्या होते हैं? तो वो आपके उपधातु होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए, जो आवर्त सारणी होती है इसमें एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है ना। तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल सटीक जानकारी यहां पर रखेंगे और अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। ध्यान से देखिए, तो आपका जो एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है, भाई ये सभी के सभी क्या है? तो ये हैं आपके धातु। कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। उसके बाद देखिए, बोरॉन से इस तरफ जितने भी तत्व होते हैं, आप एक पीरियोडिक टेबल जरूर लेकर बैठे अपने पास। जब भी आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, आप एक आवर्त सारणी जरूर अपने पास रखें। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, बोरॉन के इस तरफ वाले जो हैं, ये सारे के सारे जो ये ब्लैक कलर से बने हुए हैं, ये क्या है भाई? तो ये हैं आपकी अधातुएं। कौन सी अधातुएं हैं? तो हम बहुत सारी अधातुओं के बारे में जानते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है और बहुत सारी निष्क्रिय गैसें हैं, जैसे कि यहाँ पर हीलियम आती है ना। अच्छा, यहाँ पर भी एक ऐसी चीज है जो आपकी क्या है भाई? अधातु है, जो कि आती किसमें है? एस ब्लॉक में है। तो ये एक अपवाद है। ठीक है, चलो तो ये सारी कैसी हो गई? अधातु। इधर वाले कैसे हो गए? धातु। पर बीच में आपको ये लाल कलर से जो दिख रहा होगा ना, ये सारे हैं आपके उपधातु। यहां से बोरॉन से लेकर स्टार्ट करोगे, बीच में सिलिकॉन आएगा, जर्मेनियम आएगा, और कहां पर गाड़ी खत्म होगी भाई? पोलेनियम पे। कहां पर खत्म होगी? पोलेनियम पर। इसका मतलब बोरॉन से लेकर पोलेनियम तक जो है वो कौन से होंगे? जो सीढ़ी बनी हुई है ना, ये क्या है? आपके उपधातु। बात समझ में आ गई? तो धातुएं, अधातुएं, इसके बारे में हम बढ़िया से जानेंगे। उससे पहले यह सीखना बहुत जरूरी था कि भाई कौन से तत्व हमारे धातु हैं, कौन से अधातु हैं, और ऐसे कौन से तत्व हैं जो कहलाते हैं आपके उपधातु। कहानी समझ में आ रही है? चलिए, तो ये पहली इंफॉर्मेशन थी। स्क्रीनशॉट लेकर इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अब मैं आपसे दूसरी जो जानकारी है वो शेयर कर रहा हूं। ठीक, कर लिया? चलो अब देखो भाई, कहां गया? तो ये देखो अब क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखी हुई है आपकी रासायनिक गुणधर्म। क्या लिखा हुआ है भाई? रासायनिक गुणधर्म। मतलब ये कि 5 मिनट का रिवीजन और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और परीक्षाओं की जो तैयारी है उसको बढ़िया से करेंगे, है ना। चलिए, तो रासायनिक गुणधर्म में क्या है? तो देखो, धातु को किसके साथ मिलाया आपने? कोई भी धातु जो है जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है भाई? धातु ऑक्साइड बनाती है। कैसे बनाती है? तो जैसे आपने सुना होगा, कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? जिसको हम चूना भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से कोई धातु ऐसी होती है जो जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? धातु के ऑक्साइड बनाती है। और कौन सी गैस बाहर निकालती है भाई? तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और क्या है? तो ध्यान से देख लो सॉरी, पहली रिएक्शन क्लियर है सब लोगों को, दूसरी रिएक्शन क्लियर है। अब तीसरी वाली पर आते हैं। तीसरी वाली में क्या है? धातु ऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? धातु हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ गई? अच्छा, चौथी रिएक्शन कौन सी है? धातु और तनु अम्ल जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे? तो भाई वो बनाएंगे आपके नमक, लवण, और साथ में क्या बनाएंगे? आपका H2।
बात समझ में आ रही है? मतलब ये है कि जब भी आप धातु को तनु अम्ल से रिएक्शन करवाओगे, कौन सी चीज बाहर निकल कर आएगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल कर आएगी। तो ये सारे फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और अभी जब हम सवाल लगाएंगे तो वहां पर ये बहुत काम आएगा, है ना। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है? एक धातु ए है और बी का क्या दिया हुआ है? भी लवण दिया हुआ है। अब क्या होगा? देखो, विस्थापन अभिक्रिया होगी, तो जो B है वो निकलकर बाहर हो जाएगी, वो देखो बाहर हो गई, और जो A है ना वो B के साथ क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। तो ये 5 ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। बात समझ में आ गई? पहले नंबर पे क्या देखा था? ध्यान से देखो, हमने देखा था कौन से तत्व धातु होते हैं, अधातु होते हैं और उपधातु होते हैं। अभी हम कौन सी चीज देख रहे हैं? इस चैप्टर के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है उसका हमने एक जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र जो है वो लिख लिया है। ठीक है, कर लिया? बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं और कौन सी चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए, तो इसमें हमने देखा है सक्रियता श्रेणी। कौन सी चीज देख रहे हैं स्टूडेंट्स? सक्रियता श्रेणी। इसका मतलब ये कि कौन सी धातु ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सी कम रिएक्टिव है। तो अब ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी है? तो भाई पोटेशियम है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब केरोसिन से निकाल के आपने इसको टेबल पे रखा और वहीं पर इस पे आग लग जाएगी। बात समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी? पोटेशियम। अच्छा, सबसे कम कौन सी है? तो भाई सोना है। सबसे कम कौन सी है? तो भाई सोना है। आपका गोल्ड जो है ये आपकी लेस रिएक्टिव है, इसलिए आपने देखा होगा सोने के जो गहने रहते हैं वो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? वो रिएक्शन नहीं करते हैं। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, आपका जो सोना है यानी कि गोल्ड है आपका सबसे कम रिएक्टिव। अच्छा, और जो हाइड्रोजन है ना वो आती है कहीं पर बीच में। बात समझ में आ रही है? तो सक्रियता श्रेणी जो है इसको भी अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एक और टॉपिक कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या है भाई? एक्वारेजिया। क्या पूछ लिया जाता है? एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया क्या है? दो अलग अलग प्रकार के जो आपके क्या होते हैं भाई? अम्ल होते हैं। दो अलग अलग प्रकार के आपके जो अम्ल होते हैं, ठीक है, उसका ये क्या है? तो ये घोल है। इस घोल किस अनुपात में होता है भाई? ठीक है, तो 75% क्या होगा आपका? तो सांद्र HCl होगा, और 25% क्या होगा आपका? तो सांद्र HNO3 होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब 3.3 और 1 के अनुपात में जो है आपका पाया जाता है एक्वारेजिया। HCl जो है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, 75%, और आपका जो HNO3 है ये रहेगा आपका कम, यानी कि 25%। बात समझ में आ गई? तो इसका टारगेट क्या होता है भाई? तो ये सोने को आप यदि इसमें डालोगे तो इसको गला देता है। मतलब आप यदि इसको एक्वारेजिया के घोल में सोना डालते हैं तो सोना जो है वो पूरा गायब हो जाएगा, वो गल जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो क्या देखा? एक्वारेजिया। क्या देखा? सक्रियता श्रेणी। इसको बढ़िया से देखिएगा, 5-10 मिनट में रिवीजन करेंगे और लगाएंगे ढेर सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो वहां क्या लिखा हुआ है देखो सॉरी, क्या लिखा हुआ है? धातुओं का निष्कर्षण। मतलब ये है कि आपके सामने यदि लोहे की कोई रॉड है, ठीक है, सोने की कोई चीज है, कॉपर की कोई चीज है, तो ये ऐसी थोड़ी बन गई होगी। कहां से निकली होंगी ये सारी चीजें? जमीन के अंदर से। तो जमीन के अंदर से धातु को निकालने का जो तरीका है, धातु के ऑक्साइड से अयस्क से अलग करने का जो तरीका है भाई, हम उसको क्या कहते हैं? निष्कर्षण। बात समझ में आ रही है? निष्कासित करना अयस्क में से धातुओं को, इसलिए हम कहते हैं निष्कर्षण। तो उसके निष्कर्षण के लिए किन धातुओं को किस तरीके से बाहर निकाला जाता है वो भी दिया हुआ है। ध्यान से देखो, पोटेशियम से लेकर एल्यूमिनियम को कैसे बाहर निकाला जाएगा भाई? तो विद्युत अपघटन से बाहर निकाला जाएगा। जिंक, आयरन, प्लम्बम और कॉपर को कैसे बाहर निकाला जाएगा? जस्ते से लेकर तांबे तक की जो धातुएं हैं इसको कैसे बाहर निकाला जाएगा? तो कार्बन के उपयोग से क्या किया जाएगा? अपचयन किया जाएगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी में नोट कर लीजिए, 1 बाय 1 सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, और आपत्ति महंगी धातुएं जैसे कि चांदी और सोना, तो इनको निकालने की जरूरत नहीं है, ये अपने प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं? इनकी रिफाइनिंग यानी कि शोधन। बात समझ में आ रही है? तो आपका जो सिल्वर है और जो गोल्ड है ये ऐसे ही पाया जाता है, इसको बाहर निकालने की मतलब ये आपका जो है अयस्क के रूप में नहीं पाया जाता है। बात समझ में आ गई? इसकी सिर्फ रिफाइनिंग करनी होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए इसको यदि आपने ढूंढ लिया तो इसकी जो है आपको सिर्फ रिफाइनिंग करनी है। ऊपर वाले जो तरीके हैं वो यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ध्यान से देख लेंगे। ऊपर वाली 5 विद्युत अपघटन, उसके बाद की 4 कार्बन के उपयोग से अपचयन, और नीचे वाली जो 2 हैं वो प्राकृतिक अवस्था में ही उपस्थित होती है। क्या क्या देखा? एक्वारेजिया देखा, और क्या देखा? सक्रियता श्रेणी देखी, और वो क्या देखा? धातुओं का निष्कर्षण। पे किस धातु का निष्कर्षण किस तरीके से आप करेंगे? बात समझ में आ रही है? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी।
ले लिया, बहुत बढ़िया। और नॉलेज को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है भाई। तो एक टॉपिक ये भी है कि आप अयस्क से, एक टॉपिक ये भी है स्टूडेंट्स कि आप जो अयस्क होता है उससे धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए क्या है, एक पूरे के पूरे चरणबद्ध तरीके से एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको सिर्फ कॉपी में नोट कर लो, डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको, देखिए। जमीन के अंदर से निकलने वाला ऐसा पत्थर जिसमें किसी धातु की मात्रा ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई, अयस्क कहते हैं, ठीक है। तो अयस्क का सबसे पहले क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। अयस्क का सांद्रण आपने किया तो आपको क्या मिला, सांद्र अयस्क मिल गया। सांद्रण कर दिया है तो क्या मिलेगा, सांद्र अयस्क मिलेगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, सांद्र अयस्क मिला है और निकालनी क्या है, धातु, और वो भी कैसे, शुद्ध। आपको निकालनी है धातु, और कैसी भाई, शुद्ध। कैसे करोगे, अयस्क लिया मतलब वो पत्थर जिसमें धातु पाई जाती है ना, वो रासायनिक तरीकों से बहुत सारी चीजों से मिली होती है। तो आपने अयस्क लिया, उसका क्या किया भाई, सांद्रण किया, क्या मिला, सांद्र अयस्क मिला। सांद्र अयस्क मिल गया, उसके बाद उसका क्या किया, ऑक्सीकरण किया। ऑक्सीकरण जब आपने उसका किया, ठीक है, तो उससे क्या मिले, धातु के ऑक्साइड बने। ये ऑक्सीकरण तो नहीं है, ऑक्साइड का बनना है, बेसिकली ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्साइड का बनना है। तो सांद्र अयस्क से आपने जब उसके ऑक्साइड बनाए, ठीक है, तो क्या मिले, धातु के ऑक्साइड मिले। अब कौन से दो तरीके हैं भाई ऑक्साइड बनाने के, तो एक है आपका निस्तापन और दूसरा कौन सा है आपका, भर्जन, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब धातु के ऑक्साइड से आपने क्या किया, हाई ऑक्सीजन को बाहर निकाला। पहले धातु का ऑक्साइड बनाया, उसके बाद धातु के ऑक्साइड से आपने क्या किया, ऑक्सीजन को बाहर निकाला। भाई जब आप ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो धातु के ऑक्साइड से जब आपने ऑक्सीजन को बाहर निकाला तो उसको क्या कहा, अपचयन किया, ठीक है। तो ऑक्साइड बाहर निकल गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, अब क्या बचा, धातु। पर ये जो धातु होती है वह कैसी होती है भाई, अशुद्ध होती है। तो अशुद्ध धातु से फिर आप शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे तो वो विधि जो कहलाएगी वो होगी शोधन, यानी कि रिफाइनिंग। बात समझ में आ रही है। तो रिफाइनिंग के कितने तरीके, तो भाई रिफाइनिंग के 6 तरीके। रिफाइनिंग के 6 तरीके। इसी तरीके से सांद्र अयस्क बनाने के भी कितने, 6 तरीके। आपने सुना होगा झाग उत्प्लावन विधि। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से चलिए, तो अयस्क से सांद्र अयस्क बनाने वाले 6 तरीके, ऑक्साइड बनाने वाले 2 तरीके, निस्तापन भर्जन, इसके बाद धातु के ऑक्साइड से धातु बनाने वाले भी 2 तरीके, विद्युत द्वारा, ऊष्मा द्वारा, उसके बाद अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने के 6 तरीके, और उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग या फिर शोधन। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। बहुत डीप में क्लास 10th में नहीं है, पर इस क्वेश्चन में जहां पर भी जरूरत पड़ेगी हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। बात समझ में आ गई। चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है भाई। तो देखो इसमें क्या है, संक्षारण के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, संक्षारण के बारे में। अब क्या है, लोहे में आपका जंग लगना, लोहे में जंग लगना, तांबा में हरापन आना या चांदी में कालापन आना। बात समझ में आ रही है। मतलब ये कि कोई भी धातु जो रहेगी वो ऑक्सीजन, जल और वायु के साथ अभिक्रिया करके सतह के ऊपर क्या बना लेगी भाई, ऑक्साइड की एक परत बना लेगी। उसी परत के बनने को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। तो संक्षारण हम सामान्यतः 3 रूप में देखते हैं, लोहे में, तांबे में और चांदी में। पर जब हम बात करते हैं संक्षारण से सुरक्षा की, क्योंकि यदि संक्षारण से आप सुरक्षा नहीं करेंगे तो आपकी जो धातु है उसका क्या होगा भाई, है ना, उसका क्षरण हो जाएगा और वो खराब हो जाएगी, उसके बाद उसमें मजबूती नहीं रहेगी। तो कौन सा तरीका है, या तो तेल लगा दीजिए या फिर उसके ऊपर क्या लगा दीजिए, पेंट लगा दीजिए। तेल लगा दीजिए, पेंट कर दीजिए आप उसके ऊपर, कर देते हैं ना, ठीक है। या फिर आप उसकी क्या बना दीजिए, मिश्र धातु बना दीजिए। कैसे, तो भाई आपने सुना होगा पीतल होता है, उसके बाद आपका कांसा होता है, कांस्य होता है, ये सब क्या होती है, मिश्र धातु होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, यशद लेपन है, यानी कि गैल्वेनाइजेशन है। आपने सुना होगा जीआई तार के बारे में। बात समझ में आ रही है। तो उसका मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन का तार, और हम उसको कहते हैं जीआई तार। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है। तो इस तरीके से संक्षारण से सुरक्षा कैसे करेंगे, इन 3 तरीकों से। और संक्षारण कैसे होता है भाई, तो 1, 2, 3 इन चीजों में होता है। बात समझ में आ गई। क्या सीखा भाई, संक्षारण सीखा, है ना, सुरक्षा के कारण कैसे सुरक्षा करेंगे वो सीखा, ठीक। अच्छा, इससे पहले क्या सीखा था हमने, इससे पहले यह सीखा था कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होगा, और यहां पर हमने बनाई एक फ्लो चार्ट,
कहानी समझ में आ रही है? चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और क्या सीखा था? तो सक्रियता श्रेणी सीखी थी, मतलब ये कि पोटेशियम जो है वो सोडियम का विस्थापन कर सकता है। ऊपर वाला जो है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, नीचे वाले की क्रियाशीलता कम है। तो जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है वो कम क्रियाशील को क्या करेगा? हटा देगा। बात समझ में आ रही है? और क्या देखा था? धातुओं के निष्कर्षण के समय पर कौन से तरीके हो सकते हैं? जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके लिए विद्युत अपघटन, जो थोड़े कम है उनके लिए कार्बन से अपचयन, जो बिल्कुल भी नहीं है वो तो वैसे ही पाए जाते हैं, उनको सिर्फ आपको रिफाइन करने की जरूरत है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है हम देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में याद होनी चाहिए, जिससे हम जब सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो हमें वो चीज आसानी से कनेक्ट हो जाएंगी। हालांकि इन सबके कॉन्सेप्ट वीडियोस जो हैं, वन शॉट वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं, बट अभी एग्जाम में क्वेश्चंस करने से पहले हम इस पर फोकस कर लेते हैं। ठीक, चलो। और क्या देखा भाई? तो एक्वारिजिया देखा। ये क्या होता है? तो ये एक घोल होता है, किसका? सांद्र HCl का। कितने परसेंट? 75%। और बचा हुआ 25% क्या है? तो भाई सांद्र HNO3 है। कहानी समझ में आ रही है? तो ये जो घोल है इसको हम कहते हैं एक्वारिजिया। यदि इसमें आप सोना डालेंगे तो वो क्या होगा? गल जाएगा। कहानी समझ में आ गई? चलिए और क्या देखा तो देख लेते हैं। देखो रिएक्शन देखी, बहुत सारी रिएक्शन देखी कि किस प्रकार धातुएं जो होती हैं वो अलग अलग चीजों के साथ में क्या उत्पाद जो है वो देती है। बात समझ में आ रही है? तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, कुछ लोगों ने पहले ले लिया होगा। चलो, और उसके पहले हमने ये देखा कि पीरियोडिक टेबल में कौन से तत्व धातु है, कौन से अधातु हैं, और कुछ गिने चुने ऐसे तत्व हैं जो क्या है भाई? उपधातु हैं। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। पक्का। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जस्ट फॉर अ मोमेंट वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब लगाने जा रहे हैं सवाल, और आप देखेंगे कि जितनी चीजें मैंने यहां पर लिखी थी ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी काम आएंगे आपको। कहां पर भी? क्वेश्चंस लगाने में। क्लियर हो गया? चलो ये पहुंचे हम अपने पहले सवाल की तरफ। ठीक, क्या कर रहे हैं भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, और बात हो रही है 2019 की। ठीक है, तो देखिए पूछा गया है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का उपयोग किया जाता है। टिन यानी कि आपका SN है ना। चलो, इसका लेपन क्यों होता है? तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे डिब्बे होते हैं जिसमें अंदर की तरफ जो आपके कैसे होते हैं भाई, जो धातु के बने हुए डिब्बे रहते हैं उसमें अंदर की तरफ क्या होता है? टिन का लेपन कर दिया जाता है। जो चमकीले डिब्बे होते हैं ना जिसमें हम खाने पीने की चीजें रखते हैं, राइट? क्योंकि देखते हैं टिन के स्थान पर, सॉरी जिंक के स्थान पर किसको रखा आपने? टिन को रखा। तो सीधी सी बात है भाई, आप ज्यादा क्रियाशील होंगे आप खाना खराब कर देंगे, इतनी सी बात है। ये क्या होगा? ज्यादा क्रियाशील होगा। और ये कैसा होगा? तो ये कम क्रियाशील होगा। तो अब सीधे चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। चलो जिंक अपेक्षाकृत कम क्रियाशील है, गलत बात। टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, बिल्कुल सही बात है। जिंक का गलनांक कम होता है। गलनांक का खाने की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सभी धातुएं जो आपकी धातुएं होती हैं, जितने भी तत्व होते हैं जिनकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, वो ये सामान्य तापक्रम पर आपके सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अच्छा, तो गलनांक वाला लॉजिक तो बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर है ना वो होना चाहिए टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। कर लिया? पक्का? देखो बिल्कुल सही है। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निम्न में से कौन सी धातु जो है वो जल के साथ सामान्य तापक्रम पे ही अभिक्रिया कर लेगी। मतलब ये इसका मतलब हुआ कि धातु की बात हो रही है, जल के साथ क्या कर रही है? अभिक्रिया। जब भी आप कोई सवाल देखें उसके कीवर्ड्स पर फोकस करें। पूरा सवाल जो है उसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो मेन वर्ड्स है वो आने चाहिए। बात किसकी हो रही है? धातु की। रिएक्शन किसके साथ? जल के साथ। क्या रिलीज कर रही है भाई? तो ऊष्मा रिलीज करेगी अभिक्रिया होने के बाद। बात समझ में आ रही है? ऊष्मा रिलीज करेगी अभिक्रिया होने के बाद। क्लियर? चलिए इसको समझने के लिए हम चलते हैं यहां पर। कहां गया भाई? निकालो बाहर, ये लो। अब बताओ, सक्रियता श्रेणी दिख रही है आपको? इसमें बहुत सारे तत्व आपको दिख रहे होंगे स्टूडेंट्स, राइट? तो जिनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होगी वो सामान्य ताप पर भी जल के साथ क्या कर लेंगे? अभिक्रिया कर लेंगे। तो देखो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, देख लेते हैं एक बार। चलो, कॉपर नहीं करेगा, आयरन नहीं करेगा, मैग्नीशियम नहीं करेगा, सोडियम करेगा। मतलब ये कि आप यदि सोडियम को केरोसिन में रखते हैं ना, सोडियम को आपने केरोसिन से निकाला और पानी में फेंका
तो पानी में लग जाती है आग, और एक छोटा सा होता है, छोटा मतलब जितना बड़ा टुकड़ा है उस हिसाब से होता है ब्लास्ट। मतलब ये कि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये कौन सी चीज है भाई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? सोडियम। दैट्स ऑल। अब कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, अब घबराने की जरूरत ही नहीं है। मैं सारे सवाल करवाऊंगा, सवाल का आंसर भी ढूंढेंगे और उसके पीछे छुपा हुआ जो कॉन्सेप्ट है ना उस पर भी फोकस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आंसर क्या होना चाहिए? सोडियम। देखो बन गया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमलगम क्या होते हैं भाई? आपके जो अमलगम है ये क्या होते हैं? तो कहीं लिखा हुआ है क्या हमारे कॉन्सेप्ट में? देख लेते हैं हम एक बार। कहीं लिखा है, कहीं लिखा है, कहीं लिखा नहीं है, पर अभी मैं लिख देता हूं। ठीक है, अमलगम क्या होते हैं? तो ये एक प्रकार की मिश्र धातु होती है, यहां पर लिख देते हैं अमलगम। एल्यूमिनियम से बनता है और भी बहुत सारी चीजों से बन सकता है। तो अमलगम क्या होता है? एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। ठीक है, मिश्र धातु में अमलगम है, पीतल है, कांसा है और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे, इलेक्ट्रॉनिक जो तार होते हैं ना उनको जोड़ने वाला जो सोल्डर होता है, रांगा जिसे हम कहते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है भाई? मिश्र धातु है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अमलगम क्या है? एक प्रकार का मिश्र धातु है। आते हैं कॉन्सेप्ट के पास। अमलगम क्या होते हैं? उपधातु नहीं है, यौगिक नहीं है, विषमांगी मिश्रण नहीं है, तो ये क्या होगा आपका? मिश्र धातु। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि बस कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो सवाल जो है वो बड़ा आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अमलगम क्या है? एक प्रकार का मिश्र धातु है और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब पूछा गया है जस्ता धातु। ठीक है, सबसे पहले बात तो हो रही है भाई जिंक की। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि बात हो रही है HCl की, से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है? मतलब ये कि जब आप जिंक की रिएक्शन HCl से कराओगे तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी? तो रिएक्शन ही लिख लेते हैं, पर उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, पूरा जो चैप्टर है फ्लो चार्ट आपके दिमाग के अंदर फिट कर दिया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। धातु और तनु अम्ल के साथ यदि रिएक्शन होती है तो आपको मिलता है नमक यानी कि लवण, और कौन सी गैस निकलती है भाई? H2 गैस बाहर निकलती है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान से इसको देखिएगा। धातु तनु अम्ल क्या देगा? तो लवण देगा, और क्या देगा भाई? H2 देगा। ठीक, चलो यहां पर आओ। अब देखते हैं जिंक की रिएक्शन जब आपने HCl से की तो आपको क्या मिला? तो भाई आपको मिला ZnCl2, यहां पर 2 आ जाएगा, और आपको क्या मिला? तो आपको मिला H2। तो ये क्या है? ये धातु है। ये क्या है? तो ये है आपका तनु अम्ल है। यही तो था, ध्यान से देखो, यही तो था, धातु तनु अम्ल। ठीक, और क्या मिला? तो भाई आपको क्या मिला? ये नमक मिला, लवण मिला। क्या मिला भाई? नमक मिला, लवण मिला। बात समझ में आ रही है? और साथ में क्या मिली? तो हाइड्रोजन गैस मिली। ये लो, गैस कौन सी मिली? तो हाइड्रोजन गैस मिली। कहानी समझ में आ रही? तो आंसर क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन गैस। इजी है, पक्का पक्का, कॉन्सेप्ट को नोट कर लो। कर लिया? एकदम आसान वाली बात, कोई घबराने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये आपको कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन। इसको एक बार चेक कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे, और आंसर क्या है? हाइड्रोजन गैस। चल, अगले सवाल में क्या पूछा गया है देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकाल सकती है? ओके, बात हो रही है धातु की। जल कैसा है? ठंडा। निकलनी है हाइड्रोजन गैस। अब देखो, जल जो है वो क्या है भाई? H2O है। इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भयंकर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तब जाकर जल का जो एक अणु है वो बन रहा है। मतलब जो धातु होनी चाहिए भयंकर भयंकर क्रियाशील होनी चाहिए। कहानी समझ में आ रही है? भयंकर क्रियाशील होनी चाहिए आपकी धातु। बात समझ में आ गई? भयंकर क्रियाशील कौन सी है भाई इसमें? तो तांबा तो नहीं है, सॉरी सोना तो नहीं है, तांबा थोड़ी है, एल्यूमिनियम भी थोड़ी है, बट पोटेशियम जो है वो भयंकर खतरनाक है। मतलब ये पोटेशियम के यदि आप एक टुकड़े को पानी में फेंकेंगे तो एक बड़ा सा ब्लास्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो पोटेशियम जो है ये आंसर होना चाहिए, है ना? चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात है, पोटेशियम बहुत ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका? पोटेशियम होगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती है? तो बात हो रही है धातु की, किस में से? अम्ल में से। गैस कौन सी? तो हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालना है और खुद जो है उसमें कनेक्ट हो जाना है। ओके, तो देख लेते हैं भाई, जो धातु क्रियाशील श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज की बात हो रही है, जो धातु क्रियाशील श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आती हो, हाइड्रोजन से ऊपर आती हो, यही आपकी धातु होगी। तो कौन सी आती है भाई, चेक कर लेते हैं एक बार। है अपने पास लिखा हुआ, अपने पास सब लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। कौन सी आती है हाइड्रोजन से ऊपर भाई? जिंक आती है। कॉपर, Hg और सोना चांदी जो है वो नीचे आता है। ध्यान से देखिएगा, तांबा, मरकरी यानी कि पारा, सोना चांदी, ये सब कहां आता है? नीचे आता है। ऊपर क्या आता है भाई? तो ऊपर आते हैं ये सारे। अब चलते हैं सवाल की तरफ, कौन आता है ऊपर? तो ये आता है ऊपर। ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सिर्फ रटने की जरूरत नहीं है। और ये सभी कैसी आती हैं? नीचे आती हैं। किससे? हाइड्रोजन से। कहां पर? तो आपकी सक्रियता श्रेणी या क्रियाशील श्रेणी में। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये कि जो जिंक है वो हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकता है, पर ये सारी धातुएं हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल सकती हैं। जो ऊपर है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, जो नीचे है उसकी क्रियाशीलता कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर है भाई वो क्या होना चाहिए? उल्टा तो नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं हो गया, जिंक ऊपर है। चलो, तो हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए भाई? एक मिनट, हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? तो जिंक होना चाहिए, क्योंकि ये कैसा है? ऊपर है। बिल्कुल सही बात है, आंसर क्या होगा? जिंक होगा। ठीक है, इसको बढ़िया से नोट कर लो और ये भी लिख लो, जो धातु क्रियाशील श्रेणी में ऊपर होगी वही उसका क्या करेगी? विस्थापन करेगी। ठीक, चलिए बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इनमें से कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती। एक मिनट स्टूडेंट्स, ध्यान से पिछला वाला सवाल देखो। हाइड्रोजन के विस्थापन करने की बात हो रही है और कौन कर रहा है भाई? तो जिंक कर रहा है। तो कौन नहीं कर रहा है? तो कॉपर नहीं कर रहा है, चांदी और आपका जो Hg यानी कि पारा है ये नहीं कर रहा है। अच्छा, अगले सवाल में देखना, अगले सवाल में इसका जस्ट ऑपोजिट नहीं पूछ लिया कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती। तो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती किससे? अम्ल से। कौन धातु? तो हम देख लेते हैं कि इनमें से जो धातु नीचे पाई जाएगी। तो अभी हमने देखा था भाई कॉपर है, ये देखो, बात समझ में आ रही है? देखो, हाइड्रोजन है, कॉपर नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉपर है ना वो हाइड्रोजन को नहीं बाहर निकाल सकती। क्लियर हो गया? क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, वो कैसी है भाई? वो कम है। इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल सकती है। तो ध्यान से देखेंगे, आपका जो आंसर है ना वो क्या होना चाहिए भाई? कॉपर। क्या होना चाहिए? कॉपर होना चाहिए। क्रॉस चेक करेंगे एक बार, क्या कहते हो? ये कर लिया क्रॉस चेक, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब चलेंगे नए सवाल की तरफ और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। अम्ल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु कौन सी है? फिर यही बात, देखो कितने काम की चीज है। मतलब ये कि जब भी सवाल लगाना हो, अभी पहले आप लोग क्या करते हो? पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ते हो, उसके बाद फिर 1 बाय 1 क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हो। अच्छी बात है, पर क्या करें, एक कॉपी में ना पहले से कॉन्सेप्ट्स लिख कर रखें। जैसे देखो, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी ने आपके लिए बढ़िया से कॉन्सेप्ट डिजाइन किया हुआ है। तो एक कॉपी में आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट लिख कर रखें और उसके बाद फिर आप बढ़े क्वेश्चंस की तरफ। सब कुछ जो है वो बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन के नीचे 4 इतने सवाल लगाएंगे कि सब दिमाग में फिट हो जाएगा। 4 कौन से? कॉपर, पारा, आपका चांदी और सोना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा जल्दी बताओ मुझे। तो देख लेते हैं भाई क्या होना चाहिए, है ना? तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु है, तो कौन सी है भाई? तो देखो, ये है आपकी चांदी। प्लेटिनम तो इसमें है ही नहीं स्टूडेंट्स, हम उसको ऐड भी कर सकते हैं नीचे की तरफ। प्लेटिनम जो है वो बिल्कुल भी अक्रिय है, बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती है प्लेटिनम। और आप ध्यान से देखेंगे, जो धातुएं बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती हैं वो बहुत ज्यादा महंगी भी है। हालांकि उसके पीछे और भी कारण है, बट फिर भी ध्यान से देखो। ठीक, तो कौन सी करेगी हाइड्रोजन को बाहर? जिंक करेगी। तो क्या करेगी? बिल्कुल जिंक। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए भाई? जिंक होना चाहिए, यानी कि जस्ता होना चाहिए। तो क्रॉस चेक करेंगे एक बार, बिल्कुल सही बात है। एक रिएक्शन की बात कर लेते हैं जो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी। जिंक की रिएक्शन आपने किससे कराई? अम्ल से कराई। तो कौन से अम्ल से कराई? तो HCl से कराई। तो कितने HCl से कराई भाई? 2 से करवाई। तो क्या मिला?
आपको मिला ZnCl2 और साथ में कौन सी गैस बाहर निकली, तो H2, तो ये लिखवाया तो था। याद करो पहला या दूसरा सवाल अभी हम लोगों ने किया था। कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा जो खेल है ना वो है स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स का। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होगा? ये होगा आपकी रिएक्शन और वो होगा आपका आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक मिनट इसको क्लियर कर दें पहले, है ना? रुको। आपसे पूछा गया है कि कॉपर तांबे का अयस्क कौन सा है भाई? बात समझ में आ रही है? कॉपर या जो तांबा है उसका अयस्क कौन सा है ना? बॉक्साइट जो है वो तो एल्यूमिनियम का है, ठीक है, तो कौन सा होगा? तो मैलेकाइट होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो कॉपर या तांबे का अयस्क कौन सा होगा? तो मैलेकाइट होगा। सवाल पैदा होता है कि भाई अयस्क जो है ये क्या होता है सर? तो ध्यान से देखिए, क्या है कि बहुत सारी धातुएं ऐसी होती हैं जो जमीन के अंदर किसी पत्थर की में पाई जाती हैं, और भौतिक रूप से नहीं, रासायनिक रूप से। क्यों ऐसा होता है? जैसे आप कॉपर की बात करेंगे या फिर आप आयरन की बात करेंगे तो इनके साथ क्या होता है ना, देखो ये जमीन के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं, उन सबके साथ अभिक्रिया करके एक ऐसा पत्थर का निर्माण कर लेती हैं जिसमें इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? अयस्क। तो आपने सुना होगा और ये देखा भी होगा कि जो खनिज होते हैं और एक तरफ क्या होते हैं भाई? अयस्क होते हैं। एक तरफ क्या होते हैं? खनिज होते हैं और एक तरफ क्या होते हैं? अयस्क। इनको हम मिनरल कहते हैं और उसको हम ओर कहते हैं। अयस्क को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम इसको कहते हैं ओर, और इसको हम क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं भाई मिनरल। बात समझ में आ रही है? तो ये मिनरल है और उधर वाला क्या है आपका? ओर है, ठीक है। तो अयस्क क्या होगा कॉपर का? तो भाई वो क्या होगा आपका? मैलेकाइट होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये था आपका आंसर, है ना? कर लिया? आगे बढ़ेंगे। चलो अगले सवाल में क्या पूछा गया है? पायराइट अयस्क को वायु में गर्म करने पर सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अच्छा, पायराइट अयस्क को वायु में गर्म करने पर सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। पायराइट अयस्क को वायु में गर्म कर रहे हो, देखो वायु में, वायु के बिना होता तो निस्तापन होता, वायु में कर रहे हो तो क्या होगा? ध्यान से देखो, तो आपका होगा भर्जन होगा। क्यों? क्योंकि भाई आप सल्फर को दूर कर रहे हो। सल्फर वाले जो अयस्क होते हैं उसको भर्जन विधि से दूर किया जाता है, कार्बोनेट वाले जो अयस्क होते हैं उसको निस्तापन विधि से किया जाता है। मतलब ये कि निस्तापन विधि जो रहती है उसमें ऑक्सीजन या वायु की एकदम लिमिटेड क्वांटिटी होती है, बहुत कम, ना के बराबर। पर भर्जन विधि जो होती है इसका मतलब है भूनना, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसका मतलब क्या होता है भाई? भूनना। और जब आप किसी चीज को भूनते हैं, जब आप पापड़ को भूनते हो तो उसके आसपास प्रचुर मात्रा में आपकी वायु या फिर ऑक्सीजन होती है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गई आपकी भर्जन विधि, और यही हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात। चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे। पूछा गया है कि मेट में मुख्यतः क्या होता है। अब ये मेट क्या है? तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, इसका जो पूरा नाम है ना वो है आपका कॉपर मेट। इसका जो पूरा नाम है वो क्या है भाई? तो वो है आपका कॉपर मेट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, तो ये जो CO2S होता है ना, इसको अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट कर लो। समय बचाने के लिए इसको पहले से ही मैंने कवर कर लिया है। CO2S को आप बढ़िया से कॉपी में नोट कर लो। कॉपर मेट के अंदर भी CO2S होता है। कॉपर ग्लांस का मतलब भी क्या होता है भाई? CO2S होता है। और कैल्कोसाइट यदि कहीं पर दिया हुआ है तो इसका मतलब भी क्या होता है? CO2S। मतलब ये कि यदि इनमें से कोई भी शब्द यदि उपयोग किया जाए तो फॉर्मूला कौन सा लिखना है आपको? CO2S। बात समझ में आ गई? चलिए कौन सी चीजें? कॉपर मेट, कॉपर ग्लांस, कैल्कोसाइट। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, तो वही लिखा गया है कि मेट में मुख्यतः क्या होता है? तो CO2S। ये देखो सारी चीजें दी हुई है, कॉपर मेट CO2S, कॉपर ग्लांस CO2S, कैल्कोसाइट CO2S। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। हो ही गया, अब तो देख ही लिया हम लोगों ने, बिल्कुल सही बात है। ठीक, चलो तो कॉपर मेट क्या है? तो भाई एक प्रकार का अयस्क है। किसका? कॉपर का। फॉर्मूला क्या है? CO2S। ठीक है, अब लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालेगा? हाइड्रोजन गैस वही निकालेगा जिसकी जो क्रियाशीलता है, सक्रियता है, वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो कौन सा निकालेगा भाई? क्लोरीन नहीं निकाल सकता, तांबा भी नहीं निकाल सकता, सल्फर भी नहीं निकाल सकता। ये दोनों क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये दोनों जो है वो अधातु है। ये दोनों कैसे? अधातु है। अधातु ये कारनामा नहीं कर सकता है।
तांबा जो है वो धातु है। फर्क ऐसा है, तो ध्यान से देखिए, कम क्रियाशील, कहां गया वो, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने है। देखिए कॉपर नहीं निकाल सकता, हाइड्रोजन से कैसा है भाई, कम क्रियाशील है। ठीक है, वहीं पहुंच जाते हैं फिर से। ठीक, अब देखिए, तो धातु जो है वो कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, तो ये नहीं करने वाला है, तो कौन करेगा भाई, कौन बचा, सिर्फ जिंक ही तो बचा। तो ये आपका आंसर होना चाहिए जस्ता या फिर जिंक। कहानी समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आंसर होना चाहिए आपका जस्ता या फिर जिंक। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है ना। चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अब अगले सवाल में क्या पूछा गया है, ये देखो, बात फिर से वही हो गई, ताम्र ग्लांस क्या होता है भाई, ताम्र ग्लांस तो क्या होता है, तो ध्यान से देख लो क्या होता है, बताओ जरा, ताम्र या फिर कॉपर ग्लांस क्या होता है, तो Cu2S होता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, ये रहा आंसर। एक तरफ कॉन्सेप्ट, एक तरफ प्रैक्टिस, बनता है रिजल्ट। कहानी समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस साथ साथ चलेगी, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ लेंगे आंसर रट लेंगे, ये नहीं करने वाले हम। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे अभी यूपी बोर्ड में जो जागे होंगे, क्योंकि कुछ दिनों बाद एग्जाम है उन लोगों की। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस एक साथ चलेंगे और उसके बाद बनेगा फिर अच्छा रिजल्ट। ध्यान से देखिएगा। तो ताम्र ग्लांस आपका जो है वो क्या होगा, Cu2S, है ना। क्रॉस चेक करेंगे, क्या कहते हो? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है क्लोराइड अयस्क का उदाहरण क्या है, पूछा गया है क्लोराइड अयस्क का उदाहरण क्या है। तो भाई देखो, आपका जो बॉक्साइड है तो एल्यूमिनियम के लिए होता है, बाकी की भी जो है वो एल्यूमिनियम के लिए। भाई क्या है, हॉर्न सिल्वर। क्लोराइड अयस्क जो है वो क्या है, हॉर्न सिल्वर। फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई फॉर्मूला होगा आपका AgCl। बात समझ में आ रही है? क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है हॉर्न सिल्वर और फॉर्मूला क्या होगा, AgCl फॉर्मूला होगा। बात समझ में आ गई? तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अगले सवाल में पूछा गया है भाई कैल्कोसाइट अयस्क क्या है, कहीं है क्या ये? आंसर क्या होगा, Cu2S। बात समझ में आ रही है? आंसर क्या होगा, Cu2S। ठीक है, इसका मतलब किसका होगा, तो आयोडीन का नहीं होगा, आयरन का नहीं होगा, सोडियम का नहीं होगा, कॉपर का 110% होगा, क्योंकि कॉपर का जो अयस्क होता है Cu2S वही है आपका, कहां गया, कैल्कोसाइट। कहानी समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, कॉपर का अयस्क। बात समझ में आ गई? चलिए इसको यहां से हटाया और आगे बढ़े। बिल्कुल सही है, क्रॉस चेक भी कर लिया। अब पूछा गया जर्मन सिल्वर क्या है। अब देखो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, भयंकर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पूछा गया है कि भाई जर्मन सिल्वर जो है वो क्या है। तो भैया ये तो पहली बात एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर जो है ये क्या है, तो ये एक प्रकार की क्या है भाई, मिश्र धातु है। सवाल पैदा होता है कि सर इसमें सिल्वर है तो सिल्वर तो हो गई, और बाकी के देखना है हमें, बाकी के जो तत्व हैं वो कौन से हैं। तो पूछा गया है जर्मन के सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। तो आपका आंसर होगा कॉपर, जिंक या निकल में से कोई एक। आपका आंसर ये तो नहीं होगा। बट कहानी ये है स्टूडेंट्स कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो मिश्र धातु है ना, ये पता है इसमें क्या होती है, इसमें होती है चमक। कैसी होती है, सफेद चमक होती है। तो इसमें क्या होती है भाई, सफेद चमक होती है। बात समझ में आ रही है? ये तीनों जो मिलते हैं कौन से, कॉपर, उसके साथ जिंक, उसके साथ Ni, ये तीनों मिलकर जो मिश्र धातु बनाते हैं, उस मिश्र धातु में क्या होती है, सफेद चमक होती है स्टूडेंट्स। कहानी समझ में आ रही है? और इसके कारण ये दिखता कैसा है, चांदी जैसा। ये इसमें चांदी होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे बटर मिल्क में बटर नहीं होता है। बात समझ में? छाछ होता है ना, बटर मिल्क कहते हैं इसको, उसमें बटर होता ही नहीं है। ऑन द सेम वे आपका कॉपर, जिंक और Ni मिलकर बनाते हैं जर्मन सिल्वर, और इसमें कौन सी धातु नहीं होती है भाई, तो सिल्वर होता ही नहीं है। क्या आपको ये कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप खूब पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, बट सब कुछ होता है बट पढ़ाई नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही आपका जो जर्मन सिल्वर है उसमें सब कुछ होगा बट सिल्वर नहीं होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से अपने कॉपी में नोट करेंगे और इसको एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, कहानी समझ में आ गई।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया है। भाई पूछा गया है फफोलेदार तांबे में कॉपर का प्रतिशत कितना होता है। तो जब हम कॉपर का निस्तापन कर रहे होते हैं, निष्कर्षण कर रहे होते हैं, उस दौरान हमें यह पता चलता है कि जो फफोलेदार आपका क्या है, तांबा है या फिर कॉपर है, ठीक है, उसमें से CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक, और आप SO2 गैस बाहर निकलती है, और वो आपका जो कॉपर है वो कितना होता है भाई, 98% होता है। 2% जो है वो क्या होती है, तो अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां, ठीक है। तो 98% क्या होगा, Cu होगा, और 2% क्या होगी, आपकी अशुद्धियां होगी। बात समझ में आ रही है, और ये बन जाएगा आपका 100%। तो उसी को हम बोलते हैं फफोलेदार तांबा। बात समझ में आ रही है। तो तांबा कैसा है भाई, फफोलेदार है। कॉपर कितना उसमें, तो 98%। तो आंसर होना चाहिए आपका 98%, है ना। क्रॉस चेक करेंगे एक बार, बिल्कुल सही बात है, आंसर जो है वो है आपका 98%। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया भाई पीतल क्या है। आप ध्यान से देखेंगे, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि स्टील हो गया, ध्यान से देखिएगा, हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे स्टील हो गया, ठीक है, ऐसा क्या हो गया भाई, पीतल हो गया। अच्छा, और क्या हो गया, तो कांसा हो गया, जिसको आप कांस से भी कहते हो, है ना। आपने कभी देखा है कि पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में ये चीजें पाई जाती हैं। आपने कभी सुना है कि पीरियोडिक टेबल में स्टील होता है, उसका कोई परमाणु क्रमांक होता है, नहीं होता ना, क्योंकि ये तत्व नहीं है। ये सब क्या है, मिश्र धातु हैं। ये ऐसी मिश्र धातु हैं जो हमारे आसपास बहुत ज्यादा उपयोग की जाती है। कहानी समझ में आ रही। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है स्टूडेंट्स, मिश्र धातु है, ठीक है। इनका इसलिए कोई भी परमाणु क्रमांक जो है वो नहीं होता है। क्लियर। तो क्या होगी, पीतल जो है वो एक प्रकार की क्या है, मिश्र धातु है। उपधातु नहीं हो सकती, यौगिक नहीं हो सकता, विषमांगी मिश्रण नहीं हो सकता। तो पीतल एक प्रकार की क्या है, आपकी मिश्र धातु है। बात समझ में आ गई। और ये सब भी क्या है, तो ये सब भी एक प्रकार के क्या है भाई, मिश्र धातु है। कौन से, स्टील, पीतल, कांसा और भी बहुत सारे, है ना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आंसर है आपका मिश्र धातु। ठीक, चलो अब अगले सवाल में पूछा गया है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत, ओके, बढ़िया बात है भाई, लंबा सा सवाल दिख रहा है थोड़ा सा। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत, ठीक है, और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, उसको आप क्या कहते हो। उदासीनीकरण ये तो नहीं होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन ये भी नहीं होगा भाई, संचारण होगा। मैंने अभी बताया था आपको, देखो सारी चीजें आपके सामने है, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं। मतलब ये ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है, कहां गया, तांबा हरा और चांदी कालापन। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, चांदी के ऊपर काला और तांबे के ऊपर हरी परत जो चढ़ जाती है, इसको हम क्या कहते हैं भाई, संचारण। फिर आपने देखा होगा ये जो तांबे का आपका लोटा होता है पूजा करने वाला, या तांबे की ऐसी कोई भी चीज, उसको फिर साफ कैसे करते हो, तो नींबू और नमक, नींबू और नमक, यानी कि आप एक एसिड लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ आप एक लवण मिलाते हैं, वो जो घोल बनता है वो इसके ऊपर बनने वाली कॉपर ऑक्साइड, जिसका कलर कैसा है भाई, कहां गया, हरा, उसको बाहर निकाल देता है। कहानी समझ में आ रही। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी जो ये बर्तन साफ करने वाली या कपड़े साफ करने वाली चीजें होती है, इसमें लिखा होता है नींबू की शक्ति। नींबू की शक्ति मतलब ये कि नींबू से उनका तात्पर्य किससे भाई, एसिड से है या फिर अम्ल से है। तो उसके अंदर जो अम्ल पाया जाता है ना, वो उस ऑक्साइड को या गंदगी को बाहर कर देता है। कहानी समझ में आ रही। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, संचारण। ठीक, क्रॉस चेक करेंगे एक बार, क्या कहते हो, बिल्कुल सही है, आंसर क्या है आपका, संचारण। चलो आगे बढ़ेंगे। अब अगले सवाल में पूछा गया है, अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए खत्म। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न पे। पूछा गया है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 2016 में पूछा गया और सवाल बहुत बढ़िया है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय, ओके, और दूसरी कम सक्रिय एक एक धातुओं का नाम लिखिए, सक्रियता श्रेणी। तो देखिए तत्वों को उनकी सक्रियता के हिसाब से हमने एक श्रेणी में विभाजित कर दिया है, वर्गीकृत कर दिया है, जिससे हम ये बता सकते हैं कि जो सक्रिय धातु होती है वो कम सक्रिय धातु का विस्थापन कर देगी। कहानी समझ में आ रही है। तो सबसे पहले चलेंगे किसकी तरफ, सक्रियता श्रेणी की तरफ। ठीक है, तो इसका पहले अनऑफिशियल आंसर जो है वो देख लेते हैं। मतलब ये कि पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये देखो, ये रही आपकी सक्रियता श्रेणी। कहानी समझ में आ रही है, ध्यान से देखिएगा। तो ये रही आपकी सक्रियता श्रेणी,
क्लियर? अब देखो सबसे ज्यादा सक्रिय क्या है भाई? पोटेशियम। सबसे कम सक्रिय कौन है भाई? प्लेटिनम। इसका मतलब ये होगा कि पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, सोडियम कैल्शियम और इन सबको कर सकता है, जैसे जिंक हाइड्रोजन को कर सकता है, हाइड्रोजन कॉपर को कर सकता है, कॉपर इनमें से किसी को कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये थी आपकी सक्रियता श्रेणी। स्टार्ट कहां से होगी? पोटेशियम से, खत्म कहां पर होगी? प्लेटिनम पे। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की तरफ। लिखा हुआ है धातुओं को उनकी घटती हुई सक्रियता के क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु कौन सी है भाई? सोडियम है, और भी ले सकते थे, सोडियम लिया है, पोटेशियम लिया है, जिंक लिया है, कोई भी ले सकते थे। ठीक है, और जबकि हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातु जो है वो गोल्ड है, या यह धातु गोल्ड अधिक सक्रिय धातु रासायनिक श्रेणी क्रम में रखने पर प्राप्त होती है। तो यहां पर आ जाएगा प्राप्त होती है। क्या आपको ये कहानी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये हो गई आपकी क्या भाई? सक्रियता श्रेणी, जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक, इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन करना है। कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, ये किया भाई। धातु कौन सी है? जिंक है। अयस्क कैसा है? सल्फाइड है। और क्या कर रहे हो? निष्कर्षण कर रहे हो। किसी भी सवाल में कीवर्ड्स पर ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट्स। भाई धातु कौन सी? तो जिंक। आपका अयस्क का टाइप क्या है? तो सल्फाइड है, यानी ZnS की बात हो रही होगी। ये देखो, ये ZnS की बात हो रही है। ठीक है, और क्या कर रहे हो? तो निष्कर्षण कर रहे हो, मतलब अयस्क में से जिंक को बाहर निकाल रहे हो, तब तो बर्तन बनाओगे। यस और नो? तो इसका लिखना है रासायनिक समीकरण। क्या लिखना है स्टूडेंट्स? रासायनिक समीकरण। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और अरे वाह, ये तो 19 में भी पूछा गया था और 20 में भी पूछा गया है। चलो देख लेते हैं क्या करेंगे। सर्वप्रथम जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क को जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। सल्फाइड अयस्क है, मतलब कि किसके साथ है भाई? सल्फर के साथ है। कंफ्यूज नहीं होना है। बड़ा वाला जो ऐसे स्टूडेंट्स, ये सल्फर है, छोटा वाला जो है वो क्या है आपका? सॉलिड के लिए यूज होता है। किसके लिए? सॉलिड के लिए, मन अवस्था बताता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है जिंक धातु को सल्फाइड अयस्क को जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। इसके लिए सल्फाइड अयस्क को वायु की, ध्यान से देखिएगा, वायु की उपस्थिति में, ध्यान से देखिए, किसकी उपस्थिति में भाई? तो वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। देखो, वायु की उपस्थिति में कर रहे हैं, मतलब ये होगा आपका भर्जन। वायु की अनुपस्थिति में यदि आप गर्म करते तो ये होता आपका निस्तापन। बट यहां क्या है? वायु की उपस्थिति में कर रहे हो, इसलिए क्या होगा भाई? तो भर्जन होगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई। खेल क्या हुआ? सल्फर निकला बाहर और ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गया। मतलब ये कि सल्फाइड से आपने बना दिया ऑक्साइड। क्या बना दिया भाई? इंग्लिश हिंदी में की बात है, क्या बना दिया आपने? ऑक्साइड बना दिया। और कौन सी गैस बाहर निकली? तो SO2 गैस बाहर निकली। तो वो जो है वो ऊपर चली जाएगी। कहां चली जाएगी? वातावरण में, है ना? वातावरण में चली जाएगी। क्या आपको ये कहानी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। ठीक, इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक बात हो रही है अपचायक की। कार्बन जो है ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को क्या करेगा? यहां से बाहर निकालेगा। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? देखो हुआ क्या। इसके बाद कार्बन जो है अपचायक के रूप में काम करेगा और उसमें से क्या बाहर निकालेगा भाई? ऑक्सीजन। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? जिंक धातु का निष्कर्षण पढ़ रहे हैं। मतलब ये कि लास्ट में हमें जिंक मिलना ही चाहिए। तो क्या हुआ? तो कार्बन ने ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया आपका। ठीक है, कार्बन ने ऑक्सीजन को क्या किया? ये बाहर निकाल दिया। ये कैपिटल O होना चाहिए, उसने बाहर निकाल दिया। तो उससे क्या हुआ? ध्यान से देखो, तो मिल गया ये जिंक। यही हमें चाहिए था, यही हमारा टारगेट था। ये लिख दिया मैंने टारगेट। यही तो टारगेट था स्टूडेंट्स। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है? और ये जो है ये कहां चला जाएगा? कार्बन ऑक्साइड ऊपर चला जाएगा। तो कितनी अभिक्रियाएं? 2। पहली में सल्फर बाहर निकाला, दूसरी में ऑक्सीजन बाहर निकाला। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर सल्फर को हम सीधे कॉपर से करवा देते हैं। ऐसा नहीं होता है।
सॉरी कार्बन से करवा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले ये जो कार्बन रहेगा ना, ये ऑक्सीजन को ही बाहर निकालेगा स्टूडेंट्स, ये सल्फर को बाहर नहीं निकाल सकता। बात समझ में आ रही है? इसीलिए पहले आप सल्फर को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाइए। जो भी चीज आपको मिली उसकी रिएक्शन आप कार्बन से करवा दीजिए। सीयू जैसा दिख रहा है ना, तो कॉपर आ रहा है बार बार, ठीक है। अब कार्बन से करवा दीजिए तो फिर ये इस तरीके से आ जाएगा और आपको मिल जाएगा जिंक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में भटक देने का, ठीक। चलो निम्नलिखित में अंतर बताना है। निम्नलिखित में क्या बताना है भाई? अंतर बताना है, ठीक है। अब देखो भाई एक तरफ खनिज है और एक तरफ अयस्क है और दूसरे में निस्तापन है और भर्जन है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अयस्क क्या होता है ये समझ लेते हैं, जिसमें अच्छा मान लेते हैं, रुको 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 रुको, बहुत ही आसान सी चीज है, रुको। अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लेते हैं जमीन के अंदर 2 पत्थर हैं, ठीक है। जमीन के अंदर से आपने 2 पत्थर निकाले, आप किसी भी खान में गए, वहां से आपने 2 पत्थर निकाले, पत्थर ए और पत्थर बी। अब आपका जो पत्थर ए है ना, इसमें क्या दिया हुआ है? कोई भी एक मान लेते हैं हम लोग, जैसे हमने मान लिया कि तांबा है, तो इसमें जो कॉपर है वो है 71% और दूसरे वाले में जो आपका तांबा है वो है आपका 13%। अच्छा 71% तो ज्यादा हो जाएगा, 41% ले लो आप इसको, ठीक है। पहले वाले में कितना है भाई? तो 41% है, दूसरे वाले में कितना है? तो 13% है। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले में अब बताओ जरा, ज्यादा कॉपर किस में है? क्योंकि जमीन के अंदर जो आपका कोई भी धातु रहेगी, कोई भी तत्व रहेगा, वो अकेला नहीं पाया जाता, वो बहुत सारे धातु और तत्व के साथ मिलकर किसी प्रकार के चट्टान या पत्थर का जो है वो निर्माण कर लेता है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, ज्यादा कॉपर किस में है? और आप यदि कॉपर का निष्कर्षण करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से वाले पत्थर को सेलेक्ट करेंगे? कौन से पत्थर को सेलेक्ट करेंगे भाई? तो आप सेलेक्ट करेंगे सर जिसमें कॉपर जो है ना वो ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया? ये हो गया अयस्क। ये क्या हो गया? अयस्क। और ये हो गया आपका खनिज। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो भाई जिसमें आपकी मात्रा ज्यादा है किसी भी धातु की वो होगा अयस्क, जिसमें कम है वो क्या होगा? खनिज होगा। ऑफिशियल आंसर चेक करते हैं एक बार, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, जबकि अयस्क वे खनिज हैं जिसमें किसी धातु को लाभप्रद ढंग से सुविधापूर्वक कम खर्च पर निष्कर्षित किया जाता है। सीधी सी बात है, कॉपर बाहर निकालना है, इसका आप यदि निष्कर्षण करोगे, इस वाले पत्थर से आप यदि निष्कर्षण करोगे जल्दी हो जाएगा, कम खर्चे में हो जाएगा और कॉपर भी ज्यादा मिलेगा आपको। वहां से करोगे कॉपर भी कम मिलेगा। कहानी समझ में आ रही है? जिस तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर तैयारी करने से कम समय में अच्छा रिजल्ट आ जाता है, तो वो एक प्रकार का क्या हो गया भाई? तो वो हो गया आपका अयस्क हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई पत्थर ए जो रहेगा उसको कहेंगे अयस्क और पत्थर बी जो रहेगा उसको क्या कहेंगे? खनिज। यहां पर और डेफिनेशन गिवन है। बात समझ में आ गई? उसको बढ़िया से जो है आप नोट कर लो अपनी कॉपी में। एक उदाहरण हो गया वो, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको यहां से हटाते हैं। अब आते हैं भाई निस्तापन पे और भर्जन पे। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखो, भर्जन क्या होता है भाई? तो भर्जन जो है इसका मतलब होता है आपका भूनना। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है भूनना, ठीक है। और उस तरफ क्या है? तो वो है आपका निस्तापन, है ना। तो ये है आपका निस्तापन। तो भाई निस्तापन क्या होता है? तो निस्तापन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। और भर्जन क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में। कहानी समझ में आ रही है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। तो अभी भर्जन किसका होगा भाई? तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था सल्फाइड ओर का। किसका होगा? तो सल्फाइड जो आपके अयस्क होते हैं उनका होगा आपका, यहां लिख देते हैं इसको। भर्जन किसका होगा? तो सल्फाइड का होगा, जैसे कि आपने देखा था ZnS। बात समझ में आ रही है?
तो ये किसका होगा, सल्फाइड ओर का होगा। अच्छा ये किसका होगा, तो कार्बोनेट ओर का होगा, जैसे CaCO3 है तो कार्बोनेट ओर का होगा निस्तापन, सल्फाइड ओर जो है उसका क्या होगा, भर्जन। बात समझ में आ रही है, इन दोनों चीजों को भी ऐड करेंगे। अब देखते हैं क्या दिया गया है। भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके पिघलने के ताप पर से नीचे गर्म किया जाता है, बनाया क्या जाता है भाई, ऑक्साइड बनाया जाता है, ठीक है। जबकि निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, ध्यान से देखेंगे, यहां उपस्थिति में और यहां पर अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, और किस में परिवर्तित किया जाता है भाई, तो ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। कहानी समझ में आ गई। और किस में परिवर्तित करेंगे, तो ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। कहानी क्लियर है। तो भर्जन किस में, भूनना, पापड़ को कैसे भूनते हैं भाई, तो वातावरण में भूनते हैं, ऑक्सीजन में, ठीक है। उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ओहो हो, उल्टा हो गया स्टूडेंट्स, उल्टा हो गया। भर्जन जो है वो किस में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सॉरी। और ये किस में होगा, अनुपस्थिति, पूरा लिख देते हैं, रुको 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 रुको। तो ये किस में होगा, अनुपस्थिति में। कहानी समझ में आ रही है। तो इस तरीके से जो है हमने दोनों चीजें कवर की, खनिज और अयस्क के बीच में अंतर देखा, निस्तापन और भर्जन के बीच में अंतर देख लिया है। इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए चेक करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्या होगा जब कॉपर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाएगा, क्या होगा जब कॉपर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसकी बात हो रही है, कॉपर की, किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाएगा, तो क्या होगा। आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखना है। सवाल पूछा गया था 2017 में, ठीक है। तो क्या किया गया भाई, Cu और H2SO4 को गर्म किया गया, कैसा, सांद्र, है ना। ये लोग गर्म करते हैं, रुको, ये लोग गर्म कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, कॉपर जो, ओहो ये तो एक विस्थापन अभिक्रिया दिख रही है मुझे, ध्यान से देखो, इसी में है। कॉपर नीचे है, ओके, मतलब ये सीधे सीधे विस्थापन नहीं होगा, ठीक है। यह अभिक्रिया जो है वो थोड़ी अलग प्रकार की होगी। यदि ये तनु होता, जिंक होता, तो कहानी कुछ और होती। इसका मतलब ये कि देखो, कॉपर जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके बनाएगा CuSO4, जिसको हम बोलते हैं नीला थोथा। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, तो हम बोलते हैं नीला थोथा, ठीक है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो ये आपका नीला थोथा या कॉपर सल्फेट है। साथ में आपको मिल रहा है जल, और आपको मिल रही है कौन सी चीज भाई, तो सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि कहां चली जाएगी, वातावरण में चली जाएगी, यानी कि ऊपर चली जाएगी। तो ये रही आपकी अभिक्रिया। तो ये क्या हो गई आपकी अभिक्रिया। क्या आपको ये कहानी समझ में आ रही है, पक्का पक्का इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब पूछा गया है कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम बताने भाई, तो ठीक है ना। देखो कैल्कोसाइट तो अभी देखा था हम लोगों ने, कॉपर ग्लांस यही लिखा हुआ था, कॉपर मैट में भी यही होता है, ठीक है। तो एक तो हो गया कॉपर पायराइट, बिल्कुल सही बात है, और दूसरा हो गया आपका कैल्कोसाइट, कॉपर ग्लांस, या फिर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये देखो कॉपर मैट, कॉपर ग्लांस या फिर कैल्कोसाइट। बात समझ में आ रही है। तो यही हमारा क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, आंसर होना चाहिए। तो पहला, दूसरा, इसको बढ़िया से आप नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं भाई, ये सवाल तो अपना हो गया, ठीक है। अगला जो सवाल है उसमें क्या पूछा गया, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है। अच्छा ठीक है, समीकरण को कारण सहित बताना है। मतलब ये कि एक तरफ आपका जो है सिल्वर है और एक तरफ जो है आपका कॉपर है। समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है ना, उसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है यहां पर। अब देखो सॉरी भाई, कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है। मतलब ये कि क्रियाशीलता ज्यादा किसकी है, सक्रियता ज्यादा कौन सा है, तो कॉपर ज्यादा क्रियाशील है किससे, सिल्वर से, यानी कि Ag से। अब आ जाते हैं यहां पर। तो मतलब ये हुआ कि जब आप कॉपर की रिएक्शन कराएंगे AgNO3 से, विच इज सिल्वर नाइट्रेट, ओके, तो आपको क्या मिलेगा, तो Cu2+ का आयन मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, 2NO3 मिलेगा।
और क्या मिलेगा, Ag मिलेगा। अच्छा, हम इसको इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि Cu प्लस 2AgNO3, ठीक, और आपको क्या मिलेगा भाई, तो आपको मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Cu और कितने हैं NO3, तो 2 हैं, तो ये हो जाएगा आपका NO3 और यहां पर आ जाएगा 2 प्लस और क्या चीज मिलेगी आपको, तो आपको मिलेगा यहां पर 2Ag। अब 2Ag जो है वो कहां पर जम जाएगा, तल पर, है ना, तली पर जो है वो कैसा होगा, जम जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या कॉपर ने जब रिएक्शन की AgNO3 के साथ में, तो उसने क्या किया, Ag को वहां से हटा दिया, मतलब ये कि जो कॉपर है उसकी क्रियाशीलता कैसी है भाई, ज्यादा है, और देखो उसने बना कॉपर नाइट्रेट। अब ये जो कॉपर नाइट्रेट है इसके कारण क्या होता है, कलर जो रहता है ना, Cu2 प्लस का जो आयन है इसके कारण जो है कॉपर नाइट्रेट में Cu2 प्लस का आयन है, तो इसके कारण जो विलयन है वो कैसा हो जाएगा भाई, विलयन का जो रंग होगा वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है, तो आंसर जो है आपका इस तरीके से होना चाहिए। इसको देख लेते हैं, लिखा हुआ है सक्रियता श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने तत्व से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से क्या कर सकता है, विस्थापित। बिल्कुल सही बात है। श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से कहां है, ऊपर है, देखा था हमने, देखो कॉपर का स्थान Ag से कहां है भाई, ऊपर है, अतः यह AgNO3 से निम्नलिखित क्रिया देगा, जिसके कारण क्या होगा, आपको कॉपर का आयन मिलेगा, और आपका जो कॉपर का आयन है भाई वो नीले कलर का होगा, और उससे आपका जो विलयन है वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है, इसको देख लो, नोट कर लो, कर लिया, पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्या पूछा गया है, क्या कारण है कि मैग्नीशियम और जिंक अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। ओके, कौन कौन करते हैं भाई, मैग्नीशियम करता है, जिंक करता है। अच्छा ठीक है, जबकि कॉपर, सिल्वर और भाई कौन है, कॉपर और सिल्वर जो है वो नहीं कर सकते हैं। अब देखो बात किसकी हो रही है, हाइड्रोजन के विस्थापन की बात हो रही है। हाइड्रोजन को वही विस्थापित करेगा जो सक्रियता श्रेणी में उससे ऊपर होगा, मतलब कि ये रहा आपका हाइड्रोजन, इसको थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर देते हैं भाई, ये रहा हाइड्रोजन, कौन सी चीज, हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे हैं, देखो जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, हाइड्रोजन के ऊपर वाले विस्थापित कर देंगे, नीचे वाले विस्थापित नहीं कर पाएंगे। इसी सवाल को यहां पर पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे आप सभी, तो लिखा है ना, मैग्नीशियम और जिंक कहां आते हैं भाई, तो ऊपर आते हैं। कहां आते हैं, देखो ये मैग्नीशियम हो गया, ये हो गया, जिंक ऊपर हो गया, आयरन भी कर सकता था, Pb भी कर सकता था। ठीक है, तो लिखा हुआ है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक होने के कारण अम्ल में से हाइड्रोजन को क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे, जिससे मैग्नीशियम और जिंक जो है वो क्या होगा, आपका विस्थापित कर देगा, और आपका जो हाइड्रोजन है वो बाहर आ जाएगा। तो दोनों के रिएक्शन को इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है। इसके विपरीत हाइड्रोजन के नीचे के जो तत्व होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है भाई, कम होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ही कम है तो उनकी सक्रियता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तत्व अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करने में सक्षम नहीं होंगे, इसका मतलब ये विस्थापित नहीं कर सकते। जैसे कि आपका कॉपर है और सिल्वर है, ये दोनों आपके हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल सकते। रिएक्शन भी देख लो ध्यान से रिएक्शन भी देख लो, है ना, ध्यान से रिएक्शन देख लेंगे स्टूडेंट्स। H2SO4 हो गया आपका। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, लिखवाया गया था, देखो Mg धातु के साथ यदि आप अम्ल मिलाओगे तो आपको मिलेगा लवण, और आपको क्या मिलेगा भाई, H2S मिलेगी, है ना। तो इसको भी हम लिख लेते हैं यहां पर, देखो भाई धातु के साथ आप यदि अम्ल मिलाते हैं, भाई एक रिएक्शन भी सीख लेते हैं इस क्वेश्चन के दम पर। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा भाई, तो आपको मिलेगा लवण यानी कि नमक, और आपको मिलेगी कौन सी गैस, तो H2 गैस जो है वो गैसीय अवस्था में ऊपर चली जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो ऊपर वाली रिएक्शन में भी यही हुआ, नीचे वाली में भी यही हुआ बात समझ में आ गई, तो ध्यान से देख लेंगे। मैग्नीशियम जिंक बाहर निकाल देंगे, कॉपर एंड सिल्वर बाहर नहीं निकाल पाएंगे। कहानी समझ में आ गई, चलो इसको बढ़िया से नोट कर लो, कर लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाई क्या पूछा गया है, धातु पर मोर्चा लगने को समझाइए। ये जो मोर्चा लगना है ये क्या होता है, तो आपको पता होगा बहुत सारी धातुओं में संक्षारण होता है। क्या होता है, संक्षारण होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है अनेक धातुओं की जो सतहें होती है
वो वायु तथा जल से प्रभावित होती है। जैसे आयरन को जब आर्द्र वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ देते हैं तो इसकी सतह पर भूरे रंग का, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, जंग लगना, राइट, जंग लग जाता है, यानी कि पपड़ीदार पदार्थ बन जाता है, वो लिखा हुआ है जंग लगना कहते हैं। ठीक है, चलो जंग क्या है भाई, तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। सीधी सी बात ये है, ये बहुत सारी धातुएं ऐसी होती हैं जो वातावरण में जल और वायु के साथ मिलकर क्या बना लेती है, ऑक्साइड बना लेती है, उसकी एक परत बना लेती है, उसी को हम बोलते हैं संक्षारण। ठीक है, इसी प्रकार कॉपर को आर्द्र वायु में खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर हल्के हरे रंग का बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। ठीक, अतः जब धातु सतह जल, वायु या अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है तो इसको हम कहते हैं धातु पर मोर्चा लगना। मोर्चा लगना मतलब संक्षारण की बात हो रही है। मोर्चा लगना मतलब किसकी बात हो रही है भाई, संक्षारण की बात हो रही है। कहानी समझ में आ गई? तो मोर्चा लगना क्या होगा, संक्षारण की बात हो रही है। क्लियर, नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो भाई अगले सवाल में क्या पूछा गया है। अच्छा, वही चीज जो है वो आगे की तरफ प्रोसीड है। वैसे हमने यहां पर पूरा उसको देख लिया था, बट फिर भी चलो, कभी कभी धातुओं में मोर्चा लगना लाभदायक होता है, कभी कभी जो है वो हानिकारक होता है। भाई अब यदि लोहे पर लगेगा संक्षारण होगा तो लोहा जो है वो खराब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कभी कभी लाभदायक होता है, ठीक है, क्योंकि इस आवरण के कारण नीचे स्थित धातुओं की और अधिक हानि नहीं हो सकती है। समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक क्या ली गई, एक छड़ ली गई भाई, एक छड़ ली गई। अब इस छड़ में क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए, ऊपर की तरफ तो परत बन गई, यहां तो परत बन गई ऊपर की तरफ, इस छड़ में ऊपर की तरफ क्या बन गई भाई, परत बन गई। कहानी समझ में आई? पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, अंदर की तरफ देखेंगे, अंदर की तरफ तो वही है ना, अंदर जो है, अंदर की तरफ सिर्फ क्या है आपके पास, धातु है। बाहर की तरफ तो परत बन गई, बट अंदर की तरफ अभी भी वो धातु सेफ है। तो कभी कभी क्या होगा, मोर्चा लगने से जो अंदर वाला भाग है वो कैसा रहता है, रक्षा कवच यानी सुरक्षित रहता है। जैसे एल्यूमिनियम को वायु में खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसकी परत बन जाती है और एक आवरण उत्पन्न हो जाता है। यह रक्षक परत अपने नीचे स्थित धातु यानी कि एल्यूमिनियम को और अधिक क्षति होने से रोकती है। कहानी समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हो गया मोर्चा लगना। इसका मतलब क्या हो गया, मोर्चा लगना। तो कभी कभी फायदेमंद, एल्यूमिनियम है तो फायदेमंद, आयरन है तो नुकसानदायक, क्योंकि आयरन में यदि जंग लगेगा, लोहे में यदि जंग लगेगा तो वो खराबी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलो देखो, लिखा हुआ है आयरन में संरक्षण के कारण उससे बनी वस्तुएं धीरे धीरे जंग लगने से क्या होने लगती है, खराब होने लगती है। तो पूछा जाए कि फायदा किस में, तो एल्यूमिनियम में, नुकसान किस में, तो आयरन में। बात समझ में आ गई? चलिए नोट करेंगे। नोट कर लिया? चलिए अगले सवाल में पूछा गया सक्रियता श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। ध्यान से देखिए, सक्रियता श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो भैया इस वाली चीज को देखने से पहले आप एक बार देख लें सक्रियता श्रेणी जो है वो क्या है, सबसे ऊपर कौन सा आपका उसमें तत्व है और सबसे नीचे कौन सा तत्व है। तो ऊपर तो पोटेशियम है, बीच में कहीं पर हाइड्रोजन है और सबसे नीचे जो है आपका प्लेटिनम है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात हो जाए कि आपको पता है कि भाई हर तत्व जो है वो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी के पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, सभी के पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो एक समान नहीं है। सबके जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है वो एक समान नहीं है। मतलब ये कि सबकी जो रासायनिक सक्रियता होगी वो भी कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो ध्यान से इसको एक बार देख लो जल्दी से। तो देख लिया, सभी धातुएं एक समान सक्रिय नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। कुछ धातुएं दूसरी धातुओं की अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होती हैं, कुछ कम होती हैं, ठीक है। जो ज्यादा क्या होती हैं, सक्रिय होती हैं, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है। जो कम सक्रिय होती है वो देर से त्याग करती है। तो इससे क्या होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो त्यागने की प्रवृत्ति है ना स्टूडेंट्स, इसके कारण वो किसी भी प्रकार की अभिक्रिया जो है, ठीक है, वो उसमें अपना रोल जो है उसको प्ले करती है। कैसे करती है भाई, देखो, धातुओं की सक्रियता की तुलना में उनकी जल, ऑक्सीजन एवं अम्लों के साथ अभिक्रियाओं द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं? जिसने जल, ऑक्सीजन और अम्लों के साथ अभिक्रिया जल्दी कर ली, ठीक है, उसकी क्रियाशीलता कैसी है भाई, ज्यादा है। जिसने देर से की उसकी क्रियाशीलता कैसी है, कम है।
बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए हमें सक्रियता श्रेणी बनाना बहुत जरूरी है, जिससे हम ये बता सकें कि कौन सी जो धातु है वो जल्दी रिएक्शन करेगी, कौन सी नहीं करेगी। समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। भाई एक तरफ लिखा है मैंने पोटेशियम और एक तरफ लिखा है मैंने जिंक। अब ये जो पोटेशियम है इसके साथ आपने मिलाया जल, जिंक के साथ भी आपने क्या मिलाया, जल, तो क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं। पर जब आप इसको मिलाओगे तो बहुत सारी निकलेगी ऊष्मा। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो भाई पोटेशियम है, पोटेशियम को जल में डाला और ब्लास्ट हो गया। मतलब ये कि वहां पर ऊष्मा जो है वो ज्यादा निकल रही है, पर जिंक जो है वो जल के साथ मिलकर ऊष्मा नहीं निकलेगी। तो जिससे ऊष्मा निकल रही है वो धातु कैसी होगी भाई, ज्यादा अभिक्रियाशील होगी, है ना। इसलिए इससे हम कैसे बताएंगे, तो जो भी धातु जल के साथ, ऑक्सीजन के साथ, अम्लों के साथ जल्दी जल्दी अभिक्रिया करती है, उसकी जो क्रियाशीलता है ना वो कैसी होती है, वो ज्यादा होती है। पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर, धातुओं की सापेक्ष सक्रियता ज्ञात करने के लिए विस्थापन अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी वो कम क्रियाशील को क्या करेगी भाई, बाहर निकाल देगी। लिखा है देखो, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण से यानी कि उसके नमक से, विलयन से बाहर कर देती है। उदाहरण ले लेते हैं, है ना। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो देखो CuSO4 की रिएक्शन आपने Fe के साथ की हुई। अब ध्यान से देखो, Cu जो है वो नीचे है, Fe जो है वो ऊपर है। तो Cu क्या है भाई, तो ये आपका क्या है, ध्यान से देखेंगे तो ये आपका तांबा है, और Fe जो है वो क्या है, तो ये आपका लोहा है। कहानी समझ में आ रही है? चलिए तो देखिए CuSO4 की रिएक्शन Fe के साथ की गई है, क्या मिला, FeSO4 मिला, और क्या किसको बाहर निकाल दिया उसने, कॉपर को निकाल दिया। मतलब ये कि जो आपका कॉपर है उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन है भाई, आयरन है। अब इसके ऑपोजिट रिएक्शन कराते हैं, मतलब ये FeSO4 की रिएक्शन कराते हैं Cu के साथ में। अब देखते हैं कुछ होगा क्या। तो देखो, अब कॉपर जो है ना, इसकी क्रियाशीलता Fe जो है इससे कैसी है भाई, कम है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर Fe को बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। कहानी समझ में आई? कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो रिएक्शन कब होगी, जब ये जो धातु है ये कैसी होनी चाहिए भाई, अधिक क्रियाशील होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ऊपर वाली रिएक्शन होगी। इसके पीछे की जो कहानी है वही है आपकी सक्रियता श्रेणी। बात समझ में आ गई? तो आंसर आपका इस तरीके से होना चाहिए। तो लिखा हुआ है, पढ़ने इसको बढ़िया से, लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो। तो लोहे की जो सक्रियता है वो कॉपर से कैसी भाई, अधिक है। तब तो उसने उसको हटा दिया, बट कॉपर की नहीं है, इसलिए आपने उसको नहीं हटा पाया। तो इन्हीं सबको व्यवस्थित करके एक श्रेणी बनाई गई है, जिसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी, जिससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है यानी कि पोटेशियम, कौन सा बहुत कम रिएक्टिव है यानी कि आपका प्लेटिनम। अच्छा, एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, ये सिर्फ धातुओं के लिए, इसमें हाइड्रोजन अकेला है, अधातु। ये अधातुओं के लिए नहीं है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमने जो क्या देखी थी, रिएक्शंस देखी थी, वो धातुओं के लिए देखी थी। आप ध्यान से देखो, हमने जो रिएक्शन देखी थी किसके लिए देखी थी, रासायनिक गुणधर्म हमने किसके लिए देखे थे भाई, तो ये हमने देखे थे किसके लिए, ध्यान से देखेंगे तो ये देखे थे हमने धातुओं के लिए। कहानी समझ में आ रही है? ये किसके लिए देखा था हमने, धातुओं के लिए देखा। अधातुओं के लिए इस चैप्टर में जो रिएक्शंस हैं वो नहीं दी हुई है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए तो हम एक बार फिर से चलते हैं सक्रियता श्रेणी की तरफ। ये थी भाई, है ना। चलो ध्यान से देख लो, कहानी क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या पूछा गया अभी इसके बाद, भर्जन से आप क्या समझते हैं? भर्जन मतलब भूनना। ऐसे एक दो चीजें हैं, दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए। भूनना से आप क्या समझते हैं, आपको देना है उदाहरण, बिल्कुल देंगे उदाहरण, ठीक है। सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं रोस्टिंग या फिर भर्जन या फिर भूनना, ठीक है, या फिर और जारण भी कहते हैं। भर्जन करने पर अयस्क में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धि क्या हो जाती है, वाष्पशील ऑक्साइड में परिवर्तित होकर किसमें चली जाती है भाई, वायु के साथ बाहर निकल जाती है। उदाहरण के लिए ये रिएक्शंस देख लेते हैं। उदाहरण के लिए क्या लिया गया भाई,
कॉपर पायराइट लिया गया, कहीं है क्या? बिल्कुल है, ये देखो कॉपर पायराइट से यदि आप कॉपर का निष्कर्षण करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो भाई देखो कॉपर पायराइट आपको जो था उससे आपने क्या निकाला? Cu2S। याद करो क्या कहा गया था इसको? Cu2S। याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो। ये देखो कॉपर मेट कहा गया था, कॉपर ग्लांस कहा गया था और कैल्कोसाइट कहा गया था। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है भाई? कॉपर पायराइट है आपका, कॉपर पायराइट की आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, आपको क्या मिला? तो आपको मिला कॉपर मैट, आप कह सकते हो इसको, है ना। कॉपर सल्फाइड आपको जो है यहां से मिल गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम इसमें से हम क्या करेंगे भाई? कॉपर से कार्बन से रिएक्शन करवा देंगे तो सल्फर जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इस तरीके से जो है हम करते हैं भर्जन। ध्यान से देख लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लो। देख लिया? सारी रिएक्शंस को अपनी कॉपी में नोट कर लिया जाए। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे पक्का पक्का। अब देखो वो जो पहली रिएक्शन हुई थी ना, ये देखो ये वाली रिएक्शन हुई थी, बट इसमें हमको कॉपर तो मिला नहीं था। हम यहां से Cu2S को बाहर लेकर गए और हम पहुंचे यहां पर। ठीक है, हम पहुंचे यहां पर, ये देखो ये देखो इसकी अब हमने रिएक्शन कराई किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ कराई, तो हमको क्या मिला? हमको मिला CuO और फिर ये। इसका मतलब अब देखो यहां पर मिल गया आपको CO। इसी तरीके से क्या है? 2Fe, जैसे कॉपर के लिए किया था वैसे आयरन के लिए भी किया, फिर इसकी रिएक्शन कराई FeO। मतलब ये कि आप ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। आप किसका निर्माण करते हैं भाई? तो आप निर्माण करते हैं ऑक्साइड का निर्माण। कब होता है ऑक्साइड का निर्माण? कब होता है? जब कौन सी प्रक्रिया होती है? तो भर्जन होती है। कहानी समझ में आ रही है? किसका निर्माण होता है भाई? तो ऑक्साइड का निर्माण होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ध्यान से देखो पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, अभी जो है आपको सल्फाइड के रूप में मिला हुआ है। पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये सल्फाइड वाली की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराई तो ये भी भर्जन है। आयरन वाली का उसी उदाहरण एक और एग्जांपल लिया, इसकी ऑक्सीजन से कराई, भाई ये भी आपका भर्जन है। बात समझ में आ गई? तो किसका निर्माण हुआ? ऑक्साइड का। किस प्रक्रिया में? भर्जन में। बात समझ में आ गई? इसको बढ़िया से नोट कर लेंगे और चलते हैं। देखो ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। ठीक, देखो आपसे पूछा गया है कि जो फ्लेन प्लवन विधि है, ठीक है, इस पर संक्षिप्त क्या करनी है भाई? तो टिप्पणी करनी है। बिल्कुल करेंगे। फेन प्लावन विधि है ना। देखो क्या लिखा हुआ है? यह विधि सल्फाइड अयस्क जैसे कि CuFeS2 या फिर ZnS या फिर PbS को गैंग से, गैंग क्या है भाई? तो अशुद्धि है, से पृथक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इस प्रक्रम में बारीक पिसे हुए अयस्क को, बहुत सही है, एक बड़े टैंक में जल के साथ मिलाकर स्लरी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? घोल बना लेते हैं, स्लरी बना लेते हैं। इसके बाद उसमें चीड़ का तेल डाला जाता है, यानी कि पाइन ऑयल डाला जाता है। देखिए इसको हम झाग उत्प्लावन विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेन प्लावन, फेन यानी कि झाग होता है। इसको हम और क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? तो इसको हम कह सकते हैं भाई झाग। ठीक है, झाग उत्प्लावन। तो ये क्या है? झाग उत्प्लावन विधि भी है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो कैसे करेंगे? तो सल्फाइड अयस्क के लिए करेंगे। किसके लिए? कीवर्ड्स पर ध्यान देने की जरूरत है। किसके लिए करेंगे भाई? सल्फाइड अयस्क के लिए करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि हमें करना है पृथक्करण, यानी कि हमें करना है निष्कर्षण। क्या? आपका निष्कर्षण। ठीक है, चलिए अब इस प्रक्रम में बारीक पिसे हुए अयस्क को, आपका जो अयस्क है वो कैसा है? बारीक पिसा हुआ है। उसको एक बड़े टैंक में जल के साथ मिलाकर क्या बना ली जाती है? उसकी स्लरी। ठीक है, इसके बाद उसमें क्या गया? चीड़ का तेल, यानी कि पाइन ऑयल, या कभी कभी इसमें यूकेलिप्टस ऑयल भी मिलाते हैं। ठीक है, देखो तो चीड़ के तेल से आपका जो सल्फर अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है, ठीक है, और गैंग जो है वो कैसी हो जाती है? उसे गीला किया जाता है। इस कदम में, कदम यानी कि स्लरी में वायु की तीव्र धारा प्रवाहित की जाती है। वायु की तीव्र धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण हल्का तेल फेन या झाग के फॉर्म में, ठीक है, फ्रोथ के फॉर्म में कहा जाता है भाई, ऊपर आ जाता है, जिसमें सल्फाइड अयस्क होता है। ऊपर उठकर टैंक को ऊपर उठकर टैंक में उसकी ऊपरी सतह पर तैरता रहता है। इस
मल फेन को निकालकर, ध्यान से देखिएगा, इस फेन को निकालकर सुखा लिया जाता है और गैंग के होने के कारण जल में डूबकर टैंक की तली पर एक, अच्छा चलो बहुत लंबा हो गया, समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम बनाकर, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये बनाया गया एक डिब्बा, इस डिब्बे में डाल दिया गया आपका चीड़ का तेल, ठीक है, इसमें डाल दिया गया तेल, ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो है एक ऐसी चक्री बना दी गई है जो इसको घुमाएगी। झागोत्प्लावन विधि क्या है समझते हैं, ठीक है। देखो क्या किया गया अभी, बारीक पिसा हुआ एस्क जो था उसको किसमें मिलाया, जल के साथ मिलाया, ठीक है। यहां से आपने डाल दिया क्या, अयस्क, ध्यान से देखिएगा, और उसके साथ में आपने क्या मिला दिया भाई, जल मिला दिया। अयस्क के साथ आपने क्या मिला दिया, तो जल मिला दिया, ठीक है। अच्छा इससे क्या हुआ, देखो अयस्क के साथ जल मिला दिया और उसमें फिर डाला आपने चीड़ का तेल। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जब ये पूरे मिक्सचर को यानी कि स्लरी को आप घुमाओगे, ऐसे 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 स्टिर करोगे, घुमाओगे, राइट, तो उससे क्या होगा कि जो अयस्क होगा, ठीक है, वो तेल में घुलकर ऊपर की तरफ आ जाएगा। जो अयस्क होगा वो ऊपर की तरफ क्या होगा स्टूडेंट्स, वो जमा हो जाएगा। ध्यान से देखो, अयस्क जो है वो ऊपर की तरफ क्या होगा, तो वो जमा हो जाएगा, ऊपर की तरफ झाग के रूप में वो तैरने लगेगा। फिर उसको आप बाहर निकाल लीजिए, उसको सुखा लीजिए, बस वही तो लिखा हुआ है इसमें, ध्यान से देख लो। और गैंग यानी कि क्या होती है, तो अशुद्धि होती है। क्या होती है, गैंग जो है वो क्या होती है, तो अशुद्धि। तो वो कहां बैठ जाती है भाई, तली पर बैठ जाती है। कहानी समझ में आ रही है, तो अशुद्धि कहां बैठ जाएगी, तली पर। और जो आपका अयस्क है, जो उसकी अशुद्धियां हैं, वो तली पर बैठ गई। अयस्क जो है वो कहां पर आ गया, ऊपर आ गया। किस रूप में आ गया, तो झाग के रूप में आ गया। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ जगह थोड़ी कम है, बात समझ में आ रही है। झाग के रूप में जो अयस्क है आपका तैर कर वो ऊपर की तरफ आ गया। कहानी समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप जो है झाग उत्प्लावन विधि या फेन प्लावन विधि जो है उसके बारे में समझ सकते हैं कि उससे क्या किया जाता है। तो ये अयस्क के सांद्रण का एक तरीका है, ये अयस्क के सांद्रण का एक तरीका है। ध्यान से देख लो इस वाले में, ये देखो यहां पर लिखा है ना अयस्क, और ये देखो सांद्र अयस्क। तो ये जो तरीका है ना सांद्रण का, इसी में से जो 6 तरीके हैं उसमें से एक है आपका झाग उत्प्लावन विधि। उसमें से एक कौन सा है आपका, झाग उत्प्लावन विधि, या फिर हम उसको और क्या कह सकते हैं भाई, तो फेन प्लवन विधि। कहानी समझ में आ गई, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं। कर लिया, चलिए अब देखते हैं। अब सारे सवाल जो हैं वो हमने लगा डाले हैं, कहां पर भाई, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। बात समझ में आ रही है, मतलब ये कि अब हमारे सारे जो चैप्टर्स हैं यूपी बोर्ड के, हमारे सारे जो चैप्टर्स हैं पहले से लेकर, मतलब कि आपके रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से लेकर अंतिम यानी कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इन सबके जो हमने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के हमने लगा डाले। इसी तरीके से बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, बहुत सारे जो एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे जो आपके वन शॉट वीडियोस हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं। मतलब ये कि आप यदि हिंदी मीडियम में हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल चाहिए तो वो आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां पर भाई, magnetbrains.com पर। कुछ नहीं करना है, गूगल पर जाना है, magnetbrains.com जो है उसको सर्च करना है और एक छोटा सा क्लिक करना है स्टूडेंट्स। देखो इस तरीके से एक छोटा सा क्लिक करना है और वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कह रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका मतलब कोई कूपन सिस्टम नहीं है, कोई पैकेज परचेजिंग सिस्टम नहीं है। पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अवेलेबल है यूट्यूब पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आपने जैसे ही रजिस्टर किया, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे, जैसे आपने रजिस्टर किया तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है, मान लेते हैं कि इसके लिए भाई सीबीएसई बोर्ड के लिए, ओलंपियाड के लिए भी है, एनटीएससी के लिए भी है, और भी चीजों के लिए, तो पूरा आपका जो सिलेबस है अभी जैसे इसके लिए दिया हुआ है तो पूरा सिलेबस और पूरी जो हमारी टीम है वो आपके सामने है, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। अब मान लेते हैं कि आपको यदि पढ़ना है केमिस्ट्री के लेक्चर्स, तो आप क्या करें, आप वॉच नाउ पर जाकर क्लिक कर लें एक बार। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा। मतलब ये कि हमने जो है हर चैप्टर को हर तरीके से जो है कवर किया हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, स्टेट बोर्ड सॉल्यूशंस की, सबके प्रीवियस ईयर की, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और भी सारी चीजें जो एग्जाम्स में आती हैं जिससे आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें इन फॉर्मेट्स में अवेलेबल है भाई। कहां पर, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने यदि फुल कोर्स पर जो है
क्लिक किया तो इसके बाद क्या होगा, देखो ध्यान से, तो इसके बाद क्या होगा, पूरा का पूरा जो सिलेबस है, ठीक है, जैसे जैसे इसमें एक वीडियो दी हुई है भाई, जिसमें हमने क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कौन से चैप्टर्स का, तो अपने सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें होंगी आप लोगों के सामने, आप 1 बाय 1 सारी चीजों को पढ़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, यदि आप कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मीडियम में, स्पेशली हिंदी मीडियम में, ठीक है, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपको देता है 100% एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले जैसा मैंने बताया था, किसी भी कूपन की जरूरत नहीं है, किसी भी पैकेज को परचेज करने की जरूरत नहीं है, टोटल जो एजुकेशन है स्टूडेंट्स वो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ गई? तो इन चीजों पर ध्यान रखेंगे, 6वीं से लेकर कहां तक, 12वीं तक, मीडियम कैसा है, हिंदी, एजुकेशन कैसी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। तो चलिए, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए यूपी बोर्ड के, अब हम लगाने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पूछ लिए जाते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में। तो इन्हीं चीजों के साथ मैं आपसे मिलता हूं अगली क्लास में। आप तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।